अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, केम छो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मुझे कहते हैं अरमीन और मेरा नाम है माहीन। आप देख रहे हैं लास्ट रिएक्शंस और आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं 50 फैक्ट्स यू डिडंट नो अबाउट रणवीर सिंह। और इसके बारे में मैं थोड़ी सी क्यूरियस भी थी क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। एंड वी ऑल लव रणवीर सिंह ऑफ कोर्स, फॉर श्योर। यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इससे पहले भी हम कुछ फैक्ट्स की वीडियोस बना चुके हैं। अक्षय कुमार पे आई थिंक एक ही बनाई है हमने अक्षय कुमार पे, और उसके बाद ये दूसरी बना रहे हैं हम, तो आप वो जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई थिंक इनके चैनल पे फिर काफी एक्टर्स की होगी। हाँ, और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो कि इस एक्टर पे करें तो उस पर भी हम करेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर वी गो। Drop it. वेलकम टू सोशल। रणवीर सिंह आज बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक हैं, जिनकी हर फिल्म में वो एक डिफरेंट कैरेक्टर में नजर आते हैं। अपनी एक्टिंग के अलावा रणवीर ऑडियंस को अपनी ऑफ स्क्रीन पर्सोना से भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जहां वो हमेशा एक अलग लेवल का एंथुसियाज्म शो करते हैं, जो बॉलीवुड सेलेब्स में बहुत रेयरली देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम आपको रणवीर की लाइफ से जुड़ी 50 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। हेलो जनाब, हेलो। शुरू करें सिलसिला। नंबर 1, पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हुए रणवीर को कई साइकोलॉजिकल इश्यूज आए, जहां खिलजी के कैरेक्टर की तरह वो खुद भी बहुत गुस्से में और नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चीजों को देखने लगे। इससे जुड़ा एक इंसिडेंट रणवीर ने इंटरव्यू में रिवील किया, जहां उन्होंने बताया कि खिलजी का कैरेक्टर प्ले करना मेरी लाइफ का सबसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है, जहां रियल लाइफ में भी मैं खिलजी जैसा ही बिहेव करने लग गया था। एक दिन किसी ने सेट पे कोई गलती कर दी और मेरा अंदर से मन उसे जान से मार देने का था। उसी दिन मैंने रियलाइज किया कि खिलजी का कैरेक्टर मुझ पर हावी हो रहा है, और इसे नॉर्मलाइज करने के लिए मैं शूट पे अपने पेरेंट्स को बुला लेता था, जहां शूटिंग के बाद मैं उनके साथ ही टाइम बिताता था, क्योंकि मुझे नॉर्मल फील करना बहुत जरूरी था। नंबर 2, रणवीर की पहली फिल्म हो या उनकी कोई नई फिल्म, रणवीर हमेशा थिएटर में अपनी फिल्म देखने जाते हैं। उनका कहना है कि मुझे ऑडियंस का रिएक्शन देखना बहुत पसंद है, कि वो मेरी एक्टिंग को किस तरह से जज करते हैं। इसलिए हमेशा मैं अपना लुक चेंज करके थिएटर में जाता हूँ और ऑडियंस के साथ बैठकर ही फिल्म को एंजॉय करता हूँ। नंबर 3, फिल्म बैंड बाजा बारात की शूटिंग शुरू होने से पहले प्रोड्यूसर्स ने रणवीर को एक एक्टिंग वर्कशॉप में भेजा, जिसमें उनकी मुलाकात नवाजुद्दीन सिद्दीकी से हुई। नवाज उस वर्कशॉप को हेड कर रहे थे और उन्होंने ही रणवीर को बिट्टू शर्मा के कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर किया था। नंबर 4, पॉपुलर होने के बाद भी रणवीर अपने हर एक फैन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे एक प्रमोशन के दौरान उनके फैन ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो उसे स्टेज पे आने दें, क्योंकि वो रणवीर को कुछ दिखाना चाहते थे। रणवीर ने बिना कोई टाइम लिए उन्हें स्टेज पे बुलाया और देखा गया कि उनके फैन के हाथ पे रणवीर के नाम का परमानेंट टैटू बनाया हुआ था। इस चीज को देखकर रणवीर बहुत ही इमोशनल हुए और उन्होंने अपने फैन को जोर से हग कर लिया। ऐसे ही कुछ मोमेंट्स हैं जो रणवीर को बाकी सब सेलिब्रिटीज से अलग बनाती हैं। इतने पॉपुलर होने के बाद भी आज भी वो फैंस को टाइम देते नजर आते हैं, और ये उनकी एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी है। नंबर 5, रणवीर का पूरा नाम रणवीर सिंह भवनानी है, और उन्होंने अपना नाम न्यूमरोलॉजी की वजह से नहीं, बल्कि नाम के लंबे होने की वजह से चेंज किया था। रणवीर ने कहा कि जब मैं इंडस्ट्री में काम ढूंढ रहा था तो रणवीर सिंह भवनानी जैसा नाम लोगों के लिए याद रखना मुश्किल हो जाता था, तो वहीं से मैंने डिसाइड किया कि मेरा स्क्रीन नेम रणवीर सिंह ही होगा। नंबर 6, बचपन से ही रणवीर को एक्टिंग करने का शौक था, और इसके पीछे उनकी ग्रैंडमदर का बहुत बड़ा हाथ है। रणवीर ने बताया कि उनकी दादी उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्में दिखाया करती थी और कहती थी कि बड़े होके तूने भी इनकी तरह बनना है। वो पहला इंस्टेंस था जहां रणवीर ने एक्टिंग में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। नंबर 7, अमिताभ के अलावा रणवीर की इंस्पिरेशंस गोविंदा, मिथुन और तीनों खान्स हुआ करते थे। फिर बड़े होने के बाद उनके इंस्पिरेशन ऋतिक रोशन रहे, और फिर बॉलीवुड के स्ट्रगलिंग डेज के दौरान वो रणबीर कपूर की एक्टिंग से बहुत इंस्पायर्ड थे। रणवीर ने कहा था कि जब मैं बॉलीवुड में नया नया आया था तो मुझे रणबीर कपूर के लेवल का एक्टर बनना था, क्योंकि उन दिनों उनके जैसी एक्टिंग करना हर यंगस्टर का बेंचमार्क होता था। नंबर 8,
अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद रणवीर अपने एक्टिंग एम्बिशन और कॉलेज एजुकेशन को लेके बहुत कंफ्यूज थे, क्योंकि उनको हर कोई कहता था कि एक्टिंग को सिर्फ शौक रखो और पढ़ाई से अपना किसी और फील्ड में करियर बनाओ। तो उसी फेज के दौरान रणवीर यूएस चले गए, जहां उन्होंने इंडियाना यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। नंबर 9, कॉलेज में क्रिएटिव राइटिंग और इंग्लिश लिटरेचर रणवीर के मेन सब्जेक्ट्स रहे, पर करिकुलम में उन्हें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी मिले, जिसमें से एक एक्टिंग क्लास भी थी। रणवीर ने एक इंटरव्यू में बताया कि कॉलेज में जब मुझे पता चला कि एक एक्टिंग क्लास भी है तो मैंने उसमें अपना नाम एनरोल करवा दिया। वो क्लास कोई सीरियस एक्टिंग क्लास नहीं थी, बस हर स्टूडेंट को रोज स्टेज पे आके कोई ना कोई सीन करना होता था और टीचर्स सिर्फ कुछ टिप्स दिया करते थे। फिर जब क्लास में मेरी बारी आई तो मैंने सबके सामने अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म का मोनोलॉग परफॉर्म किया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं हिंदी में क्या बोल रहा हूँ, पर सबने मेरे एंथुजियाज्म को देख के बहुत तालियां बजाई। नंबर 10, ग्रेजुएशन करने के बाद रणवीर जब वापस इंडिया आए तो उन्होंने एक एड एजेंसी में एज अ कॉपीराइटर काम करना शुरू किया। रणवीर उन दिनों अपने एक्टिंग के करियर में उतने एक्टिव नहीं थे, तो उन्होंने 1 साल तक एज अ कॉपीराइटर काम किया, जहां उन्होंने कई बड़े प्रोडक्ट्स के एड कैंपेन्स लिखे। नंबर 11, एड एजेंसी में काम करते हुए उनकी मुलाकात साथिया फिल्म के डायरेक्टर शाद अली से हुई, जो एक एडवर्टाइजमेंट शूट कर रहे थे। तो वहीं से दोनों की दोस्ती हुई और उन्होंने शाद के एड शूट्स में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करना शुरू किया। रणवीर ने कहा कि मैं इंडस्ट्री में कॉन्टेक्ट्स बनाना चाहता था और इससे अच्छा मौका मेरे पास कोई और नहीं था। मैंने शाद के साथ कई एड फिल्म्स में काम किया, जहां क्राउड कंट्रोलिंग से लेके एड्स की प्री प्रोडक्शन तक सब काम मैंने ही किए। नंबर 12, रणवीर ने 1.5 साल तक एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया और उन्हें रियलाइज हुआ कि वो अपने काम में इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो चुके थे कि एक्टिंग के लिए उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर उन्होंने मुंबई के किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक एक्टिंग कोर्स किया, जहां उन्हें मेन स्ट्रीम सिनेमा की एक्टिंग सिखाई जाती थी। पर रणवीर को और भी सीरियस और रॉ एक्टिंग सीखनी थी, जिसके लिए उन्होंने मुंबई के फेमस पृथ्वी थिएटर में जाने का मन बना लिया। पर वहाँ एंट्री मिलना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ सिर्फ वो एक्टर्स सिलेक्ट होते थे जिनका थिएटर में एक्सपीरियंस रहा होता था, और रणवीर उस वक्त बहुत नए थे। पर रणवीर ने हार नहीं मानी। वो हमेशा थिएटर प्लेस की प्रैक्टिस सेशंस में आ जाते थे और बाकी एक्टर्स को परफॉर्म करते हुए देखते थे, और धीरे धीरे उन्होंने वहाँ भी कॉन्टेक्ट्स बनाए, जिसके बाद उन्हें सेट डिजाइनिंग, लाइटिंग जैसे काम ऑफर किए गए। रणवीर ने कहा कि मुझे कुछ भी करके पृथ्वी थिएटर का हिस्सा बनना था। मैंने कारपेंटिंग से लेके स्टेज पे झाड़ू तक मारे हैं, और उसके कई महीनों बाद जाके मुझे प्ले में रोल मिलना शुरू हुए। नंबर 13, थिएटर में एक्टिव होने के बाद रणवीर को 2 फिल्म्स के ऑफर भी आए, पर उन सब फिल्म्स की स्टोरी लाइन या अपना कैरेक्टर उन्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगा और उन्होंने ऐसी फिल्म्स को रिजेक्ट कर दिया। रणवीर ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि मुझे रिग्रेट तो होता था कि मैंने 2 फिल्म्स रिजेक्ट कर दी हैं, पर कहीं ना कहीं होप भी थी कि मुझे एक दिन वो फिल्म ऑफर होगी जिसमें मैं एक्चुअली डेब्यू करना चाहता हूँ। मैं शायद फॉर्चुनेट था कि थोड़े ही टाइम बाद मुझे बैंड बाजा बारात मिल गई और जो रिस्क लिया था वो पे ऑफ हो गया। नंबर 14, कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा का रणवीर के करियर में बहुत क्रूशियल रोल था। हुआ यूं कि एक्टर बनने से कई साल पहले रणवीर ने एक पार्टी क्रैश की थी, जिसमें शानू ने उन्हें पहली बार देखा। फिर कुछ सालों बाद जब रणवीर शाद अली के साथ एड फिल्म्स में काम कर रहे थे, तो शानू की मुलाकात रणवीर से दोबारा हुई और उन्हें पता चला कि रणवीर एक्टर बनना चाहते हैं। फिर जब शानू को बैंड बाजा बारात की कास्टिंग दी गई तो उन्हें याद आया कि रणवीर इस रोल में सूट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मीटिंग्स में उन्होंने रणवीर को प्रॉपर दिल्ली बॉय के लुक में देखा था। तो शानू ने रणवीर को अप्रोच किया और उन्हें बैंड बाजा बारात के लीड रोल के लिए ऑडिशन देने को कहा। नंबर 15, रणवीर ने जब बैंड बाजा बारात का ऑडिशन दिया तो अपने पहले ऑडिशन में ही रणवीर को सिलेक्ट कर लिया गया, पर बाद में जब उन्हें अपना फाइनल स्क्रीन टेस्ट अनुष्का शर्मा के साथ देना था तब रणवीर नर्वस हो गए और ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने उन्हें समझाया कि देखो, तुम्हारा पहला ऑडिशन अच्छा गया है और मैं तुम्हें इस कैरेक्टर में देख सकता हूँ। मैं तुम्हारे अंदर एक लंबे करियर की पोटेंशियल देखता हूँ, सो तुम अपना फाइनल टेस्ट बिना किसी नर्वसनेस के दो। फिर आदित्य के समझाने के बाद रणवीर ने अपना फाइनल स्क्रीन टेस्ट दिया और ऑफिशियली बैंड बाजा बारात के लिए उन्हें साइन कर लिया गया। रणवीर का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जब मैं घर वापस जा रहा था तो अपने आप मेरी आंखों में आंसू निकलने लगे। वो एक बहुत ही सररियल फीलिंग थी जिसे आज भी सोच के मैं इमोशनल हो जाता हूँ। नंबर 16,
करण जौहर ने जब रणवीर सिंह को पहली बार देखा तो उन्होंने आदित्य चोपड़ा को साफ कह दिया कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़का ऑडियंस को पसंद आएगा, यू कैन नॉट कास्ट हिम इन दिस फिल्म। पर उनकी बात को आदित्य ने सीरियसली नहीं लिया और कहा कि जैसी फिल्म वो बना रहे हैं उस फिल्म के लिए रणवीर परफेक्ट हैं। फिर बाद में जब करण ने बैंड बाजा बारात में रणवीर की परफॉर्मेंस देखी तो उन्होंने आदित्य को कहा कि मैं ऑब्वियसली गलत था। करण ने इस बात का जिक्र अपने शो पे किया और रणवीर से अपोलोजाइज भी किया। नंबर 17, रणवीर के एंथुजियाज्म और एनर्जी की आज सब बात करते हैं और उनके पब्लिक इंटरेक्शन से ऑडियंस हमेशा एंटरटेन रहती है। पर सबसे पहले इस बात को नोटिस करने वाले आदित्य चोपड़ा थे, जिन्होंने बैंड बाजा बारात की शूट के दौरान रणवीर को देखा जहां वो सेट पे वर्कर्स से बहुत जेन्युइनली बात करते थे। तो आदित्य ने रणवीर को कहा कि तुम लोगों से उस तरह कनेक्ट कर लेते हो जिस तरह कोई बॉलीवुड सेलेब नहीं कर पाता। इस क्वालिटी को अपने स्टारडम में कभी खोने मत देना, बहुत रेयर चीज है ये। रणवीर तभी से आदित्य को अपना मेंटर मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा रणवीर को सही तरीके से गाइड किया है। नंबर 18, रणवीर ने एक इंटरव्यू में वो मोमेंट रिवील किया जब उन्होंने पहली बार दीपिका को देखा था। ये बात 2012 की है, जहां एक ओवरसीज अवार्ड शो के दौरान रणवीर दीपिका से पहली बार मिले। रणवीर ने कहा कि उस दिन दीपिका ने सिल्वर कलर का गाउन पहना था और मैं सिर्फ उन्हें देखता ही रह गया था। जब ट्विटर पे एक फैन ने रणवीर से पूछा कि हाउ डू यू रिमेंबर द एग्जैक्ट कलर ऑफ द ड्रेस, तो रणवीर ने रिप्लाई किया, हाउ कैन वन पॉसिबली फॉरगेट दैट साइट। फिर 2013 में रामलीला की शूट के दौरान दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगे और वहीं से ही दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ। नंबर 19, रणवीर का मानना है कि वो दुनिया के बेस्ट बॉयफ्रेंड और हस्बैंड हैं और ऐसा ही कुछ उन्होंने अपनी शादी के बाद प्रूव किया, जहां दीपिका अपने पुराने घर से बहुत अटैच थी, जिसकी वजह से वो शादी के बाद रणवीर के घर जाकर नहीं रहना चाहती थी। रणवीर ने इस बात को समझा और बदले में खुद दीपिका के घर शिफ्ट हो गए। रणवीर ने कहा कि मैरिज एक कमिटमेंट है जिसमें हमेशा प्रॉब्लम्स की बजाय सोल्यूशंस पे वर्क करना चाहिए, इसलिए जहां दीपिका कंफर्टेबल फील करे मैं वहां कंफर्टेबल फील करूंगा। नंबर 20, 2011 में एक अवार्ड शो के दौरान रणवीर की मुलाकात फिल्म डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी से हुई, जहां रणवीर ने विक्रम की फिल्म उड़ान की बहुत तारीफ की और उन्हें कहा कि अगर कोई कैरेक्टर हो मेरे लिए तो आप मुझे जरूर बताना। इस मीटिंग की वजह से विक्रम को लगा कि रणवीर उनकी अगली फिल्म लुटेरा के मेन रोल के लिए फिट बैठते हैं, जिसके बाद रणवीर का स्क्रीन टेस्ट लिया गया और उन्हें लुटेरा के लिए फाइनलाइज कर दिया गया। नंबर 21, लुटेरा के एक सीन में जहां रणवीर के कैरेक्टर को गोली लग जाती है, वो सीन रणवीर के करियर का पहला ऐसा सीन था जहां उन्हें फिजिकली हर्ट होने की एक्टिंग करनी थी। इससे पहले बैंड बाजा बारात या लेडीज वर्सेस रिकी बहल में उनका ऐसा कोई भी सीन नहीं था। तो इस सीन को परफेक्टली करने के लिए रणवीर ने अपने आप को एक्चुअल में हर्ट किया, जहां उन्होंने अपनी स्किन पे कई बार स्टेपलर चला दिए, जिससे वो एक्चुअल पेन में रहे और वही चीज ऑडियंस को स्क्रीन पे भी देखने को मिली। नंबर 22, लुटेरा की शूटिंग के दौरान रणवीर को एक सीरियस बैक इंजरी हो गई, जिसके बाद उन्हें ठीक होने में 3.5 महीने लग गए। रणवीर को ये इंजरी डलहौजी में हुई थी, जहां उन्हें स्नो में शूट करना था। रणवीर ने बताया कि इंजरी उनके फिल्म करियर को खत्म भी कर सकती थी, पर रिहैब के दौरान उनकी इंजरी इतनी अच्छी तरह से रिकवर हुई कि वो पहले से भी ज्यादा फिट फील करने लगे, जिसके बाद से ही उन्होंने अपनी फिटनेस को सीरियसली लेना शुरू किया। नंबर 23, रणवीर ने जब बाजीराव मस्तानी फिल्म को साइन किया तो उस टाइम पे बाजीराव का कैरेक्टर उनके करियर का सबसे पीरियोडिक कैरेक्टर था। तो रणवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपने कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करें। रणवीर ने फिर अपने आप को 3 हफ्तों के लिए एक रूम में बंद रखा, जिसके दौरान उन्होंने अपने कैरेक्टर को तैयार किया। रणवीर ने बताया कि उन 3 हफ्तों में मैं किसी से नहीं मिला, जो भी बुक्स, टीवी सीरियल्स और डॉक्यूमेंट्रीज बाजीराव पे बनी थी, उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने अपने कैरेक्टर को डेवलप करना शुरू किया। नंबर 24, बाजीराव मस्तानी के लिए रणवीर ने कोई एक्टिंग फी चार्ज नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने शेयर के पैसे फिल्म की मेकिंग में ही लगा दिए। बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं जो अपनी फी नहीं चार्ज करते, पर फिल्म की सक्सेस के बाद प्रॉफिट में से एक बड़ा मार्जिन लेते हैं, मगर रणवीर ने बाजीराव के प्रॉफिट में से भी कोई पैसे नहीं लिए। फिल्म की सक्सेस के बाद भी उन्होंने उतने ही पैसे लिए जितने उनकी एक्टिंग फी थी। रणवीर ने कहा कि मुझे अपना कैरेक्टर इतना पसंद था कि मुझे पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना था, इसलिए मैंने फिल्म के हिट होने के बाद भी अपनी रेगुलर एक्टिंग फी ही चार्ज की। नंबर 25, रणवीर ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में कास्टिंग काउच भी फेस किया, जहां उन्होंने रिवील किया कि मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर ने अपने घर बुलाया और वो मेरे पोर्टफोलियो को देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो मुझे कहने लगा, अगर तुम्हें फिल्मों में काम चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। ये सब सुनकर मुझे आइडिया हो गया था कि ये बंदा बिल्कुल सही नहीं है। मुझे तो उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं उसे मारूं या गाली दूं, पर मैंने उसका ऑफर रिजेक्ट किया और मैं वहां से चला गया।
नंबर 26, रणवीर के एक्टर बनने के पीछे उनके फादर जगजीत सिंह भवनानी का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। रणवीर की फॉरेन एजुकेशन में उनके फादर का बहुत पैसा लग गया, जिसके बाद उन्हें एक छोटे घर में शिफ्ट होना पड़ा। फिर जब रणवीर ने एड एजेंसी की जॉब छोड़कर एक्टिंग को प्रोफेशनली सीखने का मन बनाया, तब भी उनके फादर ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया। रणवीर ने एक इंटरव्यू में बताया कि ऐसा नहीं था कि फैमिली के बिल्कुल बुरे हाल थे, पर हमारी फैमिली में कोई अफोर्डेबिलिटी नहीं रही थी। मेरे एम्बिशन के लिए मेरे फादर ने अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स लगा दी थी। घर में चाहे कोई नया टीवी या फ्रिज ना आया हो, पर मेरी स्ट्रगलिंग के दिनों में उन्होंने मुझे कोई कमी नहीं आने दी, और इस बात का मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगा। नंबर 27, रणवीर को 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। पहला 2011 में बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड उन्हें बैंड बाजा बारात के लिए मिला, और दूसरा 2016 में बेस्ट एक्टर, जो उन्हें बाजीराव मस्तानी के लिए मिला। उस अवार्ड की सबसे स्पेशल मोमेंट ये भी देखी गई जब रणवीर अपना अवार्ड लेते हुए इमोशनल हो गए, तो वहीं ऑडियंस में बैठी दीपिका की आंखों में भी आंसू थे। नंबर 28, रणवीर हमेशा से ही बहुत डिटेल कॉन्शियस रहे हैं, और ये बात उनकी ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स में भी साफ नजर आती है। ऐसे ही अपने स्ट्रगलिंग डेज के दौरान जब रणवीर को अपने पोर्टफोलियो शूट के प्रिंटआउट्स निकलवाने थे, तो उन्हें बहुत हाई क्लास पेपर क्वालिटी चाहिए थी, जिसे हाथ में पकड़ के ही लोग इम्प्रेस हो जाएं। पर इस तरह की प्रिंटिंग के लिए पैसे भी बहुत लगने थे, जो रणवीर के पास नहीं थे। रणवीर ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि हर फोटो के 20 प्रिंटआउट्स करवाने थे, और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। तो एक प्रिंटिंग शॉप के लेबर ने मुझे कहा कि आप आधी रात को शॉप बंद होने के बाद आ जाना, तब मैं आपको डिस्काउंट दे सकता हूँ। फिर मैं चोरों की तरह आधी रात को दुकान पे गया और उस रात सारा पोर्टफोलियो प्रिंट करवाया। डिस्काउंट के बाद भी मेरे सारे बचाए हुए पैसे उसी में चले गए। नंबर 29, रामलीला की शूटिंग के शुरू होने से पहले रणवीर के पास 3 महीने का ब्रेक था, तो अपने कैरेक्टर को तैयार करने के लिए वो गुजरात चले गए और वहाँ के तौर तरीकों और डायलेक्ट को सीखना शुरू किया। फिल्म प्रॉपर हिंदी में बनाई जाने वाली थी, पर जब रणवीर ने अपने डायलॉग्स गुजराती डायलेक्ट में सुनाए, तो संजय लीला भंसाली इम्प्रेस हो गए और उन्होंने रणवीर के सारे सीन्स उसी डायलेक्ट में शूट किए। नंबर 30, रणवीर ने डेडपूल 2 में रायन रेनॉल्ड्स के कैरेक्टर की हिंदी डबिंग की है। रणवीर से जब पूछा गया कि उन्होंने डेडपूल की डबिंग को करना क्यों सही समझा, तो रणवीर ने कहा कि लाइफ में पहली बार मुझे ऑन स्क्रीन हिंदी में गालियां देने को मिल रही थी, तो मैं इस चीज को मिस नहीं करना चाहता था। नंबर 31, रणवीर की हैबिट्स की बात करें तो उन्हें एक्स रेटेड मैगजीन्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है। वो जब भी फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं तो वहां से एक्स रेटेड मैगजीन्स जरूर खरीदते हैं। नंबर 32, रणवीर उन एक्टर्स में से हैं जो दूसरे एक्टर्स की फिल्म्स हमेशा प्रमोट करते नजर आते हैं। ऋतिक की फिल्म बैंग बैंग की रिलीज के दौरान रणवीर ने सड़क पे जाके पब्लिक के बीचों बीच डांस किया था। रणवीर का कहना था कि ऋतिक मेरे आइकन हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी पिक्चर आए और मैं उसे प्रमोट ना करूं। नंबर 33, रणवीर पाकिस्तानी फिल्म तीफा इन ट्रबल में भी नजर आए, जहां अली जफर का कैरेक्टर तीफा अपना रेस्टोरेंट खोलता है, जिसके बैनर पे रणवीर की फोटो बनी होती है। रणवीर और अली जफर किल दिल के दिनों से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, और सिंस ये अली जफर की फर्स्ट पाकिस्तानी फिल्म थी, तो रणवीर जैसे अपने हर फ्रेंड की फिल्म को प्रमोट करते नजर आते हैं, उन्होंने तीफा इन ट्रबल को भी प्रमोट करने का आइडिया निकाला, जहां उन्होंने स्पेशली इंडिया में फोटोशूट करवाया और अली जफर को भेज दिया। कोई और एक्टर होता तो शायद ये चीज ना करता, क्योंकि जब भी कोई इंडियन सेलिब्रिटी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को प्रमोट करता है तो वो एक कंट्रोवर्शियल इशू बन जाता है। पर रणवीर ने इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा और बहुत स्मार्टली इस फिल्म को प्रमोट भी किया। नंबर 34, रणवीर के करियर की 2 सबसे बड़ी हिट्स 2018 में पद्मावत और सिम्बा से आई, जहां पद्मावत ने 300 करोड़ और सिम्बा ने 200 करोड़ प्लस का बॉक्स ऑफिस बिजनेस किया। रणवीर ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी दोनों फिल्म्स इतनी बड़ी हिट होंगी, क्योंकि इंडस्ट्री के कल्चर के मुताबिक इतनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बड़े स्टार्स की फिल्म्स की होती है, और मैं तो उनके सामने अभी भी जूनियर हूँ। शायद ये मेरे हार्डवर्क का रिजल्ट है जो मैं अपने कैरेक्टर के प्रेपरेशन में लगाता हूँ। नंबर 35, रणवीर और दीपिका की जब शादी हुई तो उन्होंने गेस्ट से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें गिफ्ट्स देने की बजाय उसी अमाउंट को वो चैरिटी में डोनेट कर दें। रणवीर का कहना था कि शादी में गिफ्ट्स लेने से अच्छा है कि किसी कॉज को पैसे डोनेट कर दिए जाएं, जिससे उन लोगों की मदद हो पाए जिन्हें एक्चुअल में चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 36, रणवीर के करियर की शुरुआत से ही उनके साथ एक रूमर जुड़ा हुआ है, जिसमें माना जाता है कि रणवीर को लॉन्च करवाने के लिए उनके फादर ने यश राज प्रोडक्शंस को 10 लाख रुपए दिए थे। रणवीर से जब रिसेंटली इस क्वेश्चन को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सबसे खराब रूमर यही लगता है मुझे, क्योंकि मैंने एक्टर बनने के लिए जेन्युइनली स्ट्रगल किया है, और 10 लाख रुपए से यश राज जैसा बड़ा बैनर क्या करेगा। ऐसे तो हर कोई पैसे देकर एक्टर बन जाए। लोगों को समझना चाहिए कि उस फिल्म के लिए एक फ्रेश फेस की जरूरत थी, और कई लोगों
लोगों के ऑडिशंस के साथ मेरा ऑडिशन लिया गया था जिसमें मैं फाइनली सिलेक्ट हुआ था। अगर मैं सिलेक्ट नहीं होता तो वो रोल किसी और नए एक्टर को चला जाता। नंबर 37, रणवीर जब पेरिस में बेफिक्रे की शूटिंग कर रहे थे तो उस टाइम सलमान की फिल्म सुल्तान रिलीज हुई थी। तो रणवीर फिल्म को थिएटर में देखने गए और जब सलमान का सोलो गाना आया तो रणवीर स्क्रीन के सामने जाकर डांस करने लगे। सलमान ने इस बात पे रिएक्ट किया और कहा कि मैंने वो वीडियो देखा और मेरा मन कर रहा था कि मैं रणवीर के सर पे कोई चेयर उठा के मार दूं। रणवीर लोगों का मूवी एक्सपीरियंस खराब कर रहा था क्योंकि मूवी की बजाय सबका फोकस उस पे चला गया। नंबर 38, गली बॉय में रणवीर एक रैपर का कैरेक्टर प्ले करते नजर आएंगे, पर रणवीर का रैपिंग में शौक बहुत पुराना है। फिल्म से पहले भी उन्होंने कई बार रैप सॉन्ग्स गाए हैं, जिसमें से सबसे पहला लेडीज वर्सेस रिकी बहल में था, जिसमें रणवीर आदत से मजबूर गाने में रैप करते हैं। उसके बाद चिंग नूडल्स के एड में एंड देन जैक एंड जोन्स के कमर्शियल में, जहां वो कई अंडरग्राउंड रैपर्स के साथ नजर आते हैं। नंबर 39, रणवीर बॉलीवुड के पहले मेल एक्टर हैं जिन्होंने एक कॉन्डम ब्रांड को एंडोर्स किया है। जहां सभी सेलेब्स ऐसी एंडोर्समेंट्स नहीं करते, वहीं रणवीर का मानना था कि इंडिया में सिनेमा का बहुत इन्फ्लुएंस है, जहां लोग अपने बॉलीवुड आइकन से काफी इंस्पिरेशन लेते हैं। तो अगर मैं एक कॉन्डम ब्रांड को एंडोर्स कर रहा हूं तो इन अ वे मैं अपने फैंस और एक लार्ज सेक्शन ऑफ ऑडियंस को सेफ रिलेशनशिप्स बनाने के लिए इन्फॉर्म भी कर रहा हूं। आई एम अ मॉडर्न एज एक्टर, मैं इन सब चीजों को एज अ टैबू नहीं देखता। नंबर 40, फेमस इंडियन कॉमिक्स टिंकल के कवर पे रणवीर को फीचर किया गया, जहां रणवीर ने इसको अपने करियर की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स माना। उन्होंने कहा कि फैशन और फिल्म मैगजीन के कवर पे आना एक अलग बात है, पर टिंकल कॉमिक्स जिसे मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ उसके फ्रंट कवर पे फीचर होना, ऐसा मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। नंबर 41, रणवीर दीपिका की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को ऑडियंस ने हमेशा पसंद किया है, जहां रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत बॉक्स ऑफिस पे बहुत सक्सेसफुल रही। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि दोनों एक साथ 2014 की फिल्म फाइंडिंग फैनी में भी नजर आए थे, जहां रणवीर ने दीपिका के हस्बैंड के रोल में कैमियो किया था। नंबर 42, रणवीर अपनी फैशन सेंस की वजह से भी न्यूज़ में रहते हैं, जहां सबने उन्हें कई ऐसे आउटफिट्स में देखा है जो शायद ही और सेलिब्रिटीज कैरी कर पाएं। कई लोग रणवीर के फैशन का मजाक भी उड़ाते हैं, पर रणवीर को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। रणवीर का कहना है कि मैं हमेशा ही फैशन में एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था, पर इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे बहुत लोगों ने समझाया कि मुझे अपनी पब्लिक इमेज का ध्यान रखना चाहिए और नॉर्मली ही ड्रेस करना चाहिए। पर अपने करियर के 2-3 सालों में ही मुझे समझ आ गया कि मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के लिए अपने आप को बदल नहीं सकता। मुझे जैसा स्टाइल करना है मैं वैसा ही करूंगा। फैशन मेरे लिए एक एक्सप्रेशन है और अपने एक्सप्रेशन को कोई कैसे रोक के रख सकता है। नंबर 43, फिल्म बॉम्बे वेलवेट शुरू में रणवीर को ऑफर की गई थी, पर रणवीर ऑलरेडी बाजीराव मस्तानी साइन कर चुके थे, जिसका शूटिंग शेड्यूल लंबा चलने वाला था। इसीलिए उन्होंने बॉम्बे वेलवेट को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद ये फिल्म रणबीर कपूर को मिली। बॉम्बे वेलवेट को क्रिटिकली और कमर्शियली बहुत ही खराब रिस्पॉन्स मिला। वहीं बाजीराव मस्तानी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही और रणवीर सिंह की एक्टिंग को भी सभी ने प्रेज किया। नंबर 44, रणवीर इतने पैसे कमाने के बाद आज भी पैसों का हिसाब रखने में या फिर उसकी इन्वेस्टमेंट करने में बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हैं। इसीलिए उनके सारे पैसे उनके फादर ही संभालते हैं। रणवीर ने कहा कि मेरे डैड ने मेरे करियर के लिए अपनी सारी कमाई लगा दी, तो अब मेरी बारी है कि मैं उन्हें अपने सारे कमाए हुए पैसे दे दूं। इसीलिए मैं आज भी कभी पैसों को मैनेज नहीं करता, वो एरिया मेरे डैड ही संभालते हैं। नंबर 45, जब भी आदित्य चोपड़ा ने अपनी फिल्म डायरेक्ट की है तो उनके मेन एक्टर हमेशा शाहरुख खान ही रहे हैं, पर 2016 की फिल्म बेफिक्रे में उन्होंने रणवीर को एज अ लीड कास्ट किया। आदित्य ने कहा कि अगर रणवीर ना होते तो कभी बेफिक्रे बन ही नहीं पाती। रणवीर में भी मुझे वही एनर्जी और इंटेलेक्ट दिखती है जो मुझे शाहरुख में DDLJ के दौरान दिखती थी। नंबर 46, फिल्म गुंडे की शूट के दौरान जब रणवीर को पहली बार प्रियंका चोपड़ा के साथ सीन शूट करना था तो वो एक बहुत इंटेंस सीन था, जिसमें रणवीर को जोर से प्रियंका को खींचना था। रणवीर ने ये सीन कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव होकर कर दिया, जिसके बाद प्रियंका के हाथ पे ब्रूजेस आ गए और प्रियंका ने आगे शूट करने से मना कर दिया और कहा कि मुझे ऐसी फिल्म में काम नहीं करना जिसके एक्टर्स इतनी बुरी तरह से बिहेव करते हों। रणवीर ने अगले दिन इस बात के लिए प्रियंका से सॉरी मांगी और उन्हें एक व्हाइट रोज भी दिया। दोनों की शुरुआत चाहे एक अच्छे नोट पे ना हुई हो, पर गुंडे के बाद रणवीर और प्रियंका बहुत अच्छे दोस्त बन गए और उन्हें बाजीराव मस्तानी और दिल धड़कने दो जैसी सक्सेसफुल फिल्म्स में देखा गया। नंबर 47,
2014 की फिल्म किल दिल में जब रणवीर को पता चला कि गोविंदा के साथ उन्हें एक्टिंग और डांस करने को मिलेगा तो उन्होंने इस बात को सुन के ही फिल्म को साइन कर दिया, क्योंकि रणवीर हमेशा से ही गोविंदा के बहुत बड़े फैन रहे हैं। फिल्म के फ्लॉप होने के बाद जब रणवीर की परफॉर्मेंस और फिल्म को बहुत क्रिटिसाइज किया गया तो भी उसमें उन्होंने उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया और कहा कि मुझे मेरे दोस्त शाद अली के साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद गोविंदा सर के साथ एक फ्रेम में दिखना ही मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू था, और फिर अली जफर जैसा प्यारा इंसान मुझे इसी फिल्म की वजह से मिला। तो फिल्म चाहे फ्लॉप क्यों ना हो गई हो, पर मुझे इस फिल्म से बहुत कुछ मिला है। नंबर 48। फिल्म बाजीराव मस्तानी की शूटिंग के दौरान ही रणवीर को एक सीरियस इंजरी हुई थी, जहां हॉर्स राइडिंग के सीन के दौरान रणवीर गिर गए और उनके आर्म की सर्जरी हुई। बस यही नहीं, फिल्म के क्लाइमेक्स जो पानी में शूट किया गया उस सीन के लिए 11 दिन का वक्त लग गया था, क्योंकि वो सीन सुबह सुबह ही शूट करना था, तो शूटिंग के लिए सिर्फ 2 घंटे का टाइम होता था। तो एक दिन रणवीर बहुत बीमार थे और उस सीन के दौरान ही बेहोश हो गए। फिर जब वो उठे तो उन्होंने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया, जहां पता चला कि उन्हें डिहाइड्रेशन हो गई थी और ऊपर से उन्हें 103 बुखार भी था। नंबर 49। रणवीर ने जब रोहित शेट्टी के साथ चिंग के एड में काम किया तो एड के दौरान ही रोहित ने रणवीर को अपनी फिल्म में लेने का मन बना लिया। रणवीर ने बताया कि कैसे उन्हें सिम्बा फिल्म ऑफर की गई जहां वो एड की डबिंग कर रहे थे, तो रोहित ने उन्हें कहा कि सुन, मेरे पास एक पिक्चर का आइडिया है। तो रणवीर ऑलरेडी एक्साइटेड हो गए और बिना स्टोरी सुने ही कहने लगे, हाँ तो बताओ फिर शूटिंग कब शुरू करें सर। रणवीर हमेशा से ही रोहित के साथ मसाला फिल्म करना चाहते थे, क्योंकि उनके मुताबिक रोहित शेट्टी जैसी फिल्म्स बॉलीवुड में कोई और नहीं बना सकता, और ऐसे ही इस एड के दौरान रणवीर को सिम्बा में कास्ट कर लिया गया। नंबर 50। रणवीर से जब पूछा गया कि वो हमेशा इतने खुश और मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, तो रणवीर ने बताया कि एक्टर बनना मेरा ड्रीम था, जो एक वक्त मुझे लगता था कि शायद पूरा नहीं हो पाएगा, पर आज अपनी मेहनत और पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से मैं एक्टर हूँ और करोड़ों लोग मुझे चाहते हैं, और ये चीज़ मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ, क्योंकि मैं जेन्युइनली ही अपने हर दिन को अपने बेस्ट डे की तरह देखता हूँ। कुछ लोग मानते हैं कि मैं अपनी हैप्पीनेस फेक करता हूँ, पर शायद वो लोग ये बात नहीं समझ पाते कि अगर कोई अपने ड्रीम्स को अचीव कर ले तो वो खुश ही नजर आएगा ना। तो अगर मेरी खुशी से ऑडियंस खुश रहती है तो बस इससे ज़्यादा मुझे अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। जैसी लाइफ चल रही है बस आगे भी वो वैसी ही चलती रहे। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। अब आप हाँ जी, तो हम लोग ने देख ली है वीडियो, और मेरा ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा, बीच में कुछ फैक्ट्स ऐसे आए थे कि मैं भी इमोशनल हो गई थी और मेरा भी दिल था कि मैं रोऊं। मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है ना मैं इमोशनल हो गई थी, जहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट्स थे। बट ओवरऑल बहुत अच्छी वीडियो थी। काफ़ी चीज़ें, आई थिंक काफ़ी 40+ चीज़ें ऐसी थी जो हमें नहीं पता थी रणवीर सिंह के बारे में। तो सारे के सारे फैक्ट्स, जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी, मतलब रणवीर सिंह से इंस्पिरेशन लेके काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर वो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो डायरेक्ट वो उस माइलस्टोन को अचीव नहीं कर सकते अनटिल अनलेस जब तक वो जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। हाँ, और बहुत सारे लोग फर्स्ट में थोड़ी कोशिश करके फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, इट्स ओके। बट अगर आप उसी चीज़ पर डटे रहो जो आपको करना है तो फिर वो आपको मिल ही जाती है। जैसे उन्होंने झाड़ू तक लगाई, उन्होंने हर काम किया, किसी काम को मना नहीं किया। अब जहाँ हमारे यहाँ मैंने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कहते नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम वो ही करेंगे, हमें वो करना है, हमें वो नहीं करना। तो इस तरह के जो मसले मसाले होते हैं, फिर इंसान कुछ अचीव नहीं कर पाता। कुछ भी अचीव करने के लिए इंसान को अपने आप को स्टार्ट में थोड़ा सा जो है वो झुका के जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे अवेल करना चाहिए, ताकि वो कहीं ना कहीं पहुंच सके। क्योंकि जब आप जीरो से स्टार्ट नहीं लोगे, आप स्टार्ट ही नहीं लोगे किसी चीज का, तो किस तरह से आप किसी चीज को अचीव कर सकते हो। साथ में एक करण जौहर वाला फैक्ट था। करण जौहर का पता नहीं क्या इशू है, वो करण जौहर से भी स्टार किड्स को ही एप्पल समझते हैं। मैं मतलब करण जौहर ने सुशांत सिंह के बारे में भी एक कमेंट कर दिया था, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी वो तो। फिर उन्होंने इनको भी कह दिया, तो वो सारे एक्टर्स को कह देते हैं और फिर जब वो एक्टर बन जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, तो माफी मांगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद जो पहले से जिसका बैकग्राउंड है वो ही कर सकता है और नया कोई बंदा नहीं कर सकता। तो करण जौहर के बारे में तो कुछ, और फिर वो बाद में अपोलोजाइज भी करते हैं। फिर पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं तो थोड़ा बर्डन आपका वो भी ले लेते हैं। पेरेंट्स आई थिंक ऐसे हैं, जो पेरेंट्स हो गए, बड़े बहन भाई हो गए, घर वाले हो गए, जो आपका सारा बर्डन आपकी स्ट्रगल के टाइम में अगर वो खुद ले लेते हैं तो फिर आपके लिए सक्सेस को हासिल करना थोड़ा सा इजी हो जाता है।
सो ओवरऑल ये वीडियो बहुत अच्छी थी और काफी ज्यादा शॉकिंग भी थी। इतनी सारी चीजें हमें नहीं पता थी जो हमें पता चली और काफी और ज्यादा जानने लग गए। वो अपने हर रोल के लिए प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा वो स्क्रीन टेस्ट में जो है वो फेल हो गए थे और नर्वस हो गए थे। इस तरह के काफी सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि हमने पहली बार हमें नहीं पता थे। हाँ, हम उनको इतना नहीं जानते थे, मतलब जितना अब हम उनको जानने लगे उतना नहीं जानते थे। बस यही पता था कि वो जो है वो खुद ही अपनी स्ट्रगल की बेस पे आए हैं। अच्छा, तीफा एंड ट्रबल का भी मुझे नहीं पता था, पता नहीं क्यों। मुझे भी नहीं, मैंने देखी भी नहीं है तीफा एंड ट्रबल, इसलिए शायद मुझे नहीं पता। खैर दैट्स इट। बट तीफा एंड ट्रबल यू नो इज वन ऑफ द वेरी हिट मूवी। पाकिस्तान की बहुत हिट मूवी है तीफा एंड ट्रबल, बट मैंने नहीं देखी। तो चलिए, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कुछ भी करना चाहते हैं तो कोशिश करते रहें, कीप ट्राइंग। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बता दें किस तरह की कोई और वीडियो देखनी है तो हम उस एक्टर के फैक्ट्स पे भी वीडियो बनाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए